हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी ना कि मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आने वाला हूँ जिससे हर बार रीट में और सीटेट में कहीं कहीं परसेंट टच करता हुआ जा रहा है। लेकिन साथियों ध्यान देना, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, ये जो है ना इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे प्रश्न न आए ऐसा संभव हो न सकता। तो साथियों, इससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन बता दूं। साथियों, मोटिवेशन क्या है इस पर ध्यान देना। देखो, मोटिवेशन क्या है कि हमारे पास साथ में हम कब का इंतजार करें कि रीट की भर्ती नहीं आ रही और शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि 5 महीने में करवा देंगे, और रीट की भर्ती क्यों नहीं करवा रहे। ऐसे हमारे बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन साथियों, आप ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना, इस उदाहरण को समझना और उसके बाद में खुद को इस उदाहरण उदाहरण को अपने ऊपर जोड़ना, और उसके बाद में सोचना कि क्या वास्तव में रीट की भर्ती आ जानी चाहिए अब तक या नहीं आनी चाहिए, ये खुद सोचना। साथियों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। दो तरह के लोग कैसे होते हैं, पहले इस उदाहरण को समझना। साथियों, ये जो मैंने बनाया ना यहाँ पे, ये क्या बनाई मैंने, रेलगाड़ी बनाई है। ये ट्रेन है साथियों, ये ट्रेन है। ध्यान देना, इस ट्रेन की शर्त क्या है, ये तो रही मेरी ट्रेन, ये ऊपर वाली तो, और ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। ये है साथियों प्लेटफॉर्म, और ये क्या है, मेरी ट्रेन है। तो साथियों ध्यान देना, ये ट्रेन है मेरी, ये प्लेटफॉर्म है। इस ट्रेन की शर्त ये है कि ये यहाँ पे केवल और केवल मात्र 2 सेकंड, कितना साथियों, 2 सेकंड यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर रुकेगी। ये कितना, 2 सेकंड, और 2 सेकंड रुक कर वापस चल देगी। अब साथियों, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। कौन से, एक तो वो लोग जो देखो यहाँ पे खाना वाना खा के आराम से बैग वेग पीछे लटका, ये बैग लटका रखा है और आराम से यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है ना, किसका वेट करे, ट्रेन का, कि ट्रेन आते ही मैं इस पर चढ़ जाऊँगा ट्रेन में, और ट्रेन के अंदर जाके बैठ जाऊँगा और मैं चला जाऊँगा। एक दुनिया में दूसरे तरह के लोग होते हैं साथियों, देखो प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे बैठा है और ये टिफिन खोल रखा है, टिफिन खोल रखा है और आराम से खाना खा रहा है। इसकी सोच क्या है, इस व्यक्ति की, देखो इस व्यक्ति की सोच क्या है, इसकी सोच ये है कि जब ट्रेन आएगी, फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे मुझे दिखेगी, हाँ कि ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर, तब मैं उठकर जाऊंगा। इसकी सोच तो ये है। और इस व्यक्ति की सोच क्या है कि मैं खाना वाना खा के पहले से तैयार रहता हूँ, जैसे ट्रेन आई मैं उसमें बैठ जाऊंगा। तो अब ध्यान देना दोनों सा साथियों, दोनों में से ट्रेन में कौन बैठ पाएगा, आप अच्छे से देख लो कि ट्रेन में ये बैठ पाएगा। और ये क्या करेगा, जब ट्रेन आएगी 2 सेकंड रुकेगी, तब तक ये अपना टिफिन विफिन बंद करके टिफिन को बैग में रख के क्या करेगा, खड़ा होकर यहाँ तक जाएगा, तब तक ट्रेन जा चुकी होगी। साथियों, उदाहरण समझ में आया ना। और हम भी तो ज़िंदगी में यही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं। जैसे वैकेंसी आएगी उसके बाद में तैयारी प्रारंभ करेंगे, फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना साथियों, जिस प्रकार इस व्यक्ति को ट्रेन नहीं मिली, इसको ट्रेन मिल गई, और हमारा हमारा हमें भी ऐसे होगा। हम भी क्या तैयारी कब करेंगे, जब वैकेंसी आएगी, और तब हम तैयारी प्रारंभ करेंगे, और उसके बाद में हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, फोकट की मेहनत मेहनत क्या करेंगे, फोकट की करते रहेंगे। तो साथियों, रीट की भर्ती ये निश्चित है कि आएगी, कहीं नहीं जाएगी। आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, परसों नहीं आएगी, 1 महीने नहीं आएगी, 2 महीने नहीं आएगी, 5 साल नहीं आएगी, कब तक नहीं आएगी। 5 साल में ज़्यादा बता दिए, 1 साल नहीं आएगी, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आ जाएगी। समझ में आ गया ना साथियों ये। तो आप ये बार बार ये मत सोचे कि रीट की भर्ती कब आएगी, रीट की भर्ती आ जाएगी। देखो ट्रेन आई थी ना, ट्रेन आई, जो तैयार था वो बैठ गया, और जो डेल था, मतलब जो काम नहीं करता था या जो समय पर काम नहीं कर रहा था और सोच रहा था ट्रेन कब आएगी, जब ट्रेन आएगी तब बैठूंगा, तो ये रह गया। देखो साथियों, तो हम भी ध्यान देना साथियों, बहुत सी बार वैकेंसियाँ इतनी, देखो आप सोच ना कि वैकेंसी में पद नहीं होते, वैकेंसी में पद होते हैं। बहुत सी पिछली वैकेंसी मैंने देखी हैं जिनमें लगभग मान लो 10,000 पद है, तो वो 10,000 पद भी पूरे नहीं भरे, उन पर भी सीटें खाली रह गई। तो इसका मतलब ये है साथियों, कहीं ना कहीं हमारी कमी है इसमें। ठीक है ना साथियों। तो आप क्या करोगे, आप अब से क्या करोगे साथियों, कंटिन्यू वैकेंसी का देखो, जिसको आपको तैयारी करनी है, जो बनना है उसकी तैयारी आप करते रहो करते रहो करते रहो। जब वैकेंसी आएगी तब एग्जाम दे देना, जब वैकेंसी आएगी, ये तो फिक्स है। देखो वैकेंसी घोषणा हो गई तो वैकेंसी तो आएगी। तो साथियों, आप ये उदाहरण आपके जीवन में आप ऐड कर लेना, और आप इसी उदाहरण से प्रेरित होकर तैयारी करोगे, ये मैं विश्वास से मेरा पूरा कि आप तैयारी करोगे। तो साथियों, अब हम स्टार्ट करेंगे। पहले ये उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब हम हमारी क्लास प्रारंभ करने वाले हैं साथियों। तो हम क्लास प्रारंभ करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो रीट और सीटेट के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक से हर बार पेपर में एक न एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी अवस्था में आ सकता है, लेकिन प्रश्न जरूर आया है साथियों। तो चलिए टॉपिक की बात करते हैं। तो देखो टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक जो है वो ये है, जीन प्याजे का
सिद्धांत। पहला तो देखो इसका नाम क्या है, जीन प्याजे का सिद्धांत। दूसरा नाम इसका क्या है, दूसरा नाम इसका संज्ञानात्मक अधिगम विकास का सिद्धांत, और साथ ही इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप पेपर उठा के देख लेना, पिछला कहीं बार प्रश्न पूछा हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो जीन प्याजे ने दिया था। किसने दिया था, जीन प्याजे ने दिया था। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई होगी। अब साथ ही जानना, जीन प्याजे ने जब ये सिद्धांत दे रहे थे ना, तब इन्होंने क्या किया, अपने बालक पर अध्ययन किया। अपने बालक पर अध्ययन इन्होंने 1922 से लेकर 1932 तक किया। और ये जीन प्याजे जो है ना, स्विट्जरलैंड के बायोलॉजी के प्रोफेसर थे। अब साथ जाने ना, इन्होंने क्या किया, अपने ही पुत्र पर अध्ययन किया और 10 वर्षों तक अध्ययन किया। 10 वर्षों तक अध्ययन करके इन्होंने क्या किया, बाल विकास की अवस्थाएं दी। नहीं, बाल विकास की अवस्थाएं दी। बाल विकास की इन्होंने क्या किया था, अवस्थाएं दी। और उन अवस्थाओं को किस नाम से दिया इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं इन्होंने दी, इसलिए साधु इन्हें क्या कहते हैं, ध्यान देना, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक है ना, ये हमारे इनको जीन प्याजे को कहा जाता है। साथियों अगले फिर इन्होंने क्या, मैंने बताया था ना आपको, इन्होंने क्या दिया, देखो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी इन्होंने। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो दी ना, वो कितनी दी थी, 4। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत सी बार आ चुका है कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी थी। तो अवस्थाओं की संख्या कितनी थी, तो 4। कितनी थी दोस्तों, इनकी संख्या 4 थी। अब ध्यान देना, इनमें पहली जो अवस्था आती है, पहली अवस्था आती है संवेदी, या इसी का संवेदी, इसी का दूसरा नाम है गामक, इसी का तीसरा नाम है इंद्रिय। तो साथियों ध्यान देना, इंद्रिय, संवेदी या गामक अवस्था का जो काल होता है ना, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु जो होती है ना, 2 वर्ष की आयु, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, संवेदी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या क्या होता है साथियों, इस अवस्था में होता है, ध्यान देना, इस अवस्था में देखो अनुकरण करता है बालक। जैसे कि आपने खुद देखो, खुद सोचो आप तो, कि बालक जन्म लेता है और जन्म से 2 वर्ष के बीच में बोलना सीखता है। तो बोलना जो सीखता है ना साथियों, वो क्या करता है, बोलने से पहले उसको अनुकरण करना पड़ता है। जैसे हम सिखाते हैं छोटे बच्चे को, बोल पापा, तो हम उसको बहुत सी बार पापा पापा बोलाने सिखाए ना, तब जाके वो पापा बोलना सीखता है। हम बोलते हैं उसको बोल दादा, तो कितनी बार बोलते हैं, बहुत सी बार। उसको रोज हम अभ्यास करवाते हैं, बोल दादा दादा, तो वो खुद बोलता है धीरे धीरे, दादा दादा, ऐसे ऐसे सीखता है वो। तो क्या करता है, वो अनुकरण करता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। तो ध्यान देना, ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है एक बार कि अनुकरण की अवस्था जीन प्याजे के अनुसार कौन सी अवस्था होगी, तो ध्यान देना, संवेदी अवस्था जो होगी ना, वही अवस्था क्या होगी, अनुकरण की अवस्था होगी। फिर इसमें ध्यान देना, इस अवस्था में 3 इंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां सर्वाधिक सक्रिय रहती हैं। पहली है उसमें कौन सी, त्वचा। पहली उसमें त्वचा है, साथ ही त्वचा इसमें बहुत सक्रिय रहती है। त्वचा के द्वारा बालक क्या करता है, जैसे स्पर्श करता है, स्पर्श के जैसे कि पेन, यहाँ पे मैंने पेन रख दिया, तो बच्चा क्या करेगा, इस पेन को आकर पकड़ने की कोशिश करेगा। तो वो क्या कर रहा है, त्वचा के माध्यम से स्पर्श कर रहा है। तो यानी त्वचा क्या है, सर्वाधिक सक्रिय है, पहला नंबर पर। दूसरा क्या करता है, वो आंख से क्या करता है, आंख से देखता रहता है वो, यानी कि दृश्य का काम करता है, दृश्य। तीसरी होती है, साथ जानना है ना, क्रम भी यही होता है। तीसरी जो होती है कान, कान के द्वारा बालक क्या करता है, श्रवण का कार्य करता है। क्या करता है साथियों, श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो पहली अवस्था समझ में आई नहीं है आपको, देखो पहली अवस्था में बस सिंपल बातें। एक तो अनुकरण की अवस्था, किस अवस्था को कहा जाता है, तो संवेदी, गामक या इंद्रिय अवस्था को हम अनुकरण की अवस्था कहते हैं। या सीधा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, देखो अनुकरण की अवस्था का काल क्या होता है, तो अनुकरण की अवस्था का जो काल होता है ना, वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि अनुकरण की अवस्था में कौन को कितनी ज्ञानेंद्रिया कितनी, देखो ये प्रश्न तो नहीं पूछेगा, क्योंकि देखो कोई ज्यादा कम भी ये तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि सर्वाधिक सक्रिय ज्ञानेंद्रियों का क्रम है, देखो त्वचा, आंख और कान। तो साथियों इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं अगली अवस्था आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब अगली अवस्था आपके सामने आएगी, तब तक आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों मैं सोच रहा हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान देना साथियों, मैंने अब तक आपको ये बताया कि जीन प्याजे ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, और इस जीन प्याजे को हम विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी, 4 अवस्थाएं दी थी। पहली अवस्था मैंने बताया आपको संवेदी, गामक या इंद्रिय अवस्था। इस अवस्था का जो काल होता है ना, ये काल होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इस अवस्था में ध्यान देना, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं,
अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था में 3 ज्ञानेंद्रियां क्या होती है, सर्वाधिक सक्रिय रहती है। उनमें से मैंने पहली क्या बताई आपको, त्वचा बताई। त्वचा के द्वारा क्या करता है, स्पर्श करता है। और फिर मैंने क्या बताया आपको, उसके बाद मैंने आंख बताई, आंख के द्वारा क्या करता है, दृश्य का काम करता है। और उसके बाद मैंने बताया कान, कान के द्वारा श्रवण का काम करता है। अब ध्यान देना दोस्तों, दूसरी जो अवस्था आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था जो है ना, ये हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक। अब आप पहले से टेंशन में आ रहे होंगे संक्रियात्मक क्या होता है, संक्रियात्मक क्या होता है, तो इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, ये लिख दिया मैंने, देखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब ध्यान देना, पहले तो आपको ये इसका शब्द जानना बहुत जरूरी है साथियों। इसका जो अर्थ होता है ना, वो होता है सिंपल क्रिया। क्या होता है साथियों, ये क्या है कि ये बायोलॉजी प्रोफेसर थे ना, तो इन्होंने क्रिया को भी अलग शब्द से परिभाषित करने की कोशिश की। क्रिया को अलग शब्द से परिभाषित किस शब्द से किया इन्होंने, इनको देखो संक्रियात्मक का मतलब सीधा मीनिंग होता है क्रिया, पूर्व सक्रिय अवस्था, ये भी बोल सकते हैं इसको। तो अब आप खुद समझना इस चीज को कि क्रिया का मतलब क्या होता है। बालक काम काज करने लग जाता है। बालक काम काज, देखो जन्म से लेकर 2 वर्ष तो बालक कोई काम नहीं करता है, लेकिन जैसे 2 वर्ष के बाद में, यानी कि इसका काल क्या होगा साथियों, इसका काल होगा 2 वर्ष से लेकर 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। ये काल बहुत इंपॉर्टेंट है। काल का मतलब होता है अवधि भी आ सकता है, समय भी आ सकता है, पीरियड भी आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, याद कर लेना इसको, ये चीज आपको याद हो गई होगी। अब ध्यान देना, इसमें क्या करता है बालक, तो इसमें सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक बालक जो होता है वो परिवार का सक्रिय सदस्य कब बनता है। मतलब कि पहले वो परिवार का सदस्य होता है, लेकिन सक्रिय सदस्य, ध्यान देना, सक्रिय सदस्य कब बनता है, तो 2 वर्ष की आयु में। ये प्रश्न एक बार आ चुका है रीट में कि एक बालक परिवार का सक्रिय सदस्य कब बनता है, तो 2 वर्ष की आयु में। अब ध्यान देना साथियों, इस अवस्था में क्या अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ना, इसमें अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं। इन अलग अलग लक्षणों के आधार पर हमें 2 प्रकार में बांटते हैं, 2 उप अवस्था में बांटते हैं। ध्यान देना, पहली अवस्था क्या आ जाएगी, इसकी पहली अवस्था जो मैं लिख रहा हूँ, ये आ जाएगी हमारी पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। साथियों ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो होती है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब इसका काल क्या होता है, तो इसका जो अवधि होती है ना, इसकी पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो होती है ना, इसकी अवधि जो होती है ना साथियों, इसकी अवधि होती है, अवधि, ये अवधि देखो, अवधि को काल भी बोल सकते हैं। अवधि जो होती है ना, ये होती है 2 वर्ष से 4 वर्ष तक, 2 वर्ष से 4 वर्ष तक। साथियों समझ में आई नहीं आई, ये चीज आ गई होगी। अब ध्यान देना, इसमें क्या क्या करता है बालक, बस इसमें हमें वही चीज याद रखनी जो बालक करता है। इसमें पहली चीज तो ध्यान देना, बालक क्या करता है, बालक जो है ना, जैसे कि आपने खुद ने देखा होगा, आपने घर में तस्वीर लगी हुई होती है ना, तो आप उस तस्वीर की ओर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि तस्वीर मेरे को देख रही है, ठीक है ना, आपको तभी ऐसा लगता है। लेकिन बालक को जो है ना, कोई सी भी चीज को देखेगा, जैसे बालक घर में दादाजी की तस्वीर को देख रहा है, तो वो ये सोचता है कि दादाजी मेरे को क्यों देख रहे हैं। और वो बाहर चला जाएगा तो वो आसमान में देखकर सूरज को देखेगा, तो वो सूरज को देखेगा और वो सोचेगा कि ये सूरज भगवान जो है ना मेरे साथ चल रहे हैं। चांद बाबा को देखेगा तो वो सोचेगा कि चांद बाबा मेरे साथ चल रहे हैं। तो उसको ऐसा जो है ना, हर वस्तु में क्या, उसको देखो, आपको पता है ना, ये तस्वीर, चांद बाबा, ये क्या निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन उसको क्या है कि ये सजीव वस्तुएं लगती हैं। तो इसमें पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें सजीव चिंतन पाए जाते हैं, सजीव चिंतन पाया जाता है, सजीव चिंतन। साथियों सजीव चिंतन पाया जाता है, ये लिख दिया मैंने, देखो सजीव चिंतन। एक मिनट, इसको मैं सही कर लूं साथियों, ध्यान देना, सजीव चिंतन पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है साथियों, सजीव चिंतन। पहले समझ में आ गया ना, सजीव चिंतन। और क्या है इसमें, ध्यान देना, इसमें क्या है कि ये थोड़ा बहुत सोचने लगता है, तो सोचने लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो प्रारंभिक लिख रहा हूँ मैं, प्रारंभिक वैचारिक काल या प्रारंभिक वैचारिक काल। साथियों ये प्रश्न कई बार आया हुआ है और अधिकांश बच्चे इसको गलत करते हैं। देखो पहला तो मैंने बताया कि पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था को हम क्या बोलते हैं, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था को हम सजीव चिंतन वाली अवस्था भी बोलते हैं। दूसरा मैंने बताया प्रारंभिक वैचारिक काल, क्योंकि इसमें बालक के दिमाग में विचार आना प्रारंभ हो जाता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान देना, ये क्या है कि इस अवस्था में बालक सवाल बहुत करता है। जैसे 2 से 4 वर्ष का जो बालक होता है ना, सवाल बहुत करता है, कि वो बोलता है, मम्मी से अक्सर सवाल करते रहता है, मम्मी इसका नाम क्या है, मम्मी ये कौन है, मम्मी ये क्या चीज है, मम्मी आप क्या बना रहे हो, मम्मी क्या, मतलब कि बहुत सवाल करता है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इस अवस्था का बालक होता है ना, प्रबल जिज्ञासा काल होती है, मतलब कि सभी वस्तु को जानने की उसकी प्रबल इच्छा होती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, प्रबल जिज्ञासु काल, प्रबल जिज्ञासु काल। साथियों ये डायरेक्ट प्रश्न उठ के आता है यहाँ से, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट प्रश्न उठता है कैसे,
कि सजीव चिंतन। प्रश्न कैसे आएगा, देखो प्रश्न ऐसा है कि जीन पैजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में सजीव चिंतन वाली अवस्था कौन सी है। तो सजीव चिंतन वाली अवस्था कौन सी है, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। हवा नहीं लगेगी ऐसा नाम आ जाएगा। तो और ऑप्शन इन चारों अवस्थाओं में से आएगा। तो अब फिर अब ये तो चीज हो गई, देखो सजीव चिंतन वाली हो गई, प्रारंभिक वैचारिक काल हो गई, प्रबल जिज्ञासा काल वाली हो गई। और अब जानना साथियों, अब जो आती है ना दूसरी कौन सी आती है, दूसरी आती है हमारे अंत। देखो साथियों अंत लिखा मैंने, ये अंत लिखा, अंत प्रज्ञ काल। आप सोच रहे होंगे कि ये शब्द कहाँ से आ गए। अंत का मतलब होता है अंदर ही अंदर, प्रज्ञ का मतलब होता है विद्वान। मतलब बच्चा ये सोच लग जाता है कि अंदर ही अंदर से क्या हो, विद्वान बन जाता है। तो अब जानना इसका काल अवधि क्या होगी साथियों, इसकी अवधि होगी 4 से 7 वर्ष तक, 4 से 7 वर्ष तक। तो साथियों ध्यान देना, इसमें क्या करेगा बालक, इसमें जो बालक है ना, बालक ये सोचने लगता है कि साहब मैं तो बहुत बड़ा विद्वान बन गया हूँ, मेरे से ज्यादा विद्वान तो कोई है ही नहीं। मतलब सोच लो जब बालक किसमें पहली कक्षा में जा रहा है, पहली कक्षा में बालक मतलब खुद सोचता है कि नहीं मैं तो विद्वान हूँ, अंदर ही अंदर से उसके ये विचार आते हैं कि तू बहुत बड़ा विद्वान है। तो अब ध्यान देना इसमें क्या करता है बालक, इसमें खुद विद्वान समझता है ना, इसलिए इस अवस्था को क्या बोलेंगे हम, अनुसरण। ध्यान देना साथियों, दो अनुकरण और अनुसरण दो अलग अलग अवस्था होती है। अनुकरण काल, इसको अनुकरण काल या अनुकरण अवस्था बोल सकते हैं। अनुकरण का मतलब तो होता है देखो जैसा बताया जा रहा है वैसा का वैसा बोलना। अनुकरण का सीधा मीनिंग होता है कि जब हमारे स्कूल में हम प्रार्थना बोलाते हैं ना, हे शारदे माँ, तो बच्चे भी क्या बोलते हैं, हे शारदे माँ, मतलब जैसा हम बोल रहे हैं वैसा का वैसा को बोल रहा है, तो ये अनुकरण है। अनुसरण का मतलब बिल्कुल उल्टा होता है, जैसा वो बोल रहा है हम वैसा नहीं बोलेंगे, हम हमारी इच्छा के अनुसार बोलेंगे। तो शायद अनुसरण का मतलब समझ में आएगा, हम खुद ही हम सोच विचार करके बोलेंगे। तो ये बालक जो देखो विद्वान तो बन ही गया, तो खुद सोच समझ के बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। अब साथ जानना इसमें क्या होता है, ये जो क्या करता है, वस्तु को स्थायित्व का काल होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो, वस्तु स्थायित्व का काल। वस्तु जो होती है ना, वस्तुएं स्थायित्व का काल, वस्तुएं स्थायित्व का काल। स्थायित्व का मतलब होता है वो क्या करता है, इनको परमानेंट करने लग जाता है, स्थायित्व काल। साथियों देखो वस्तु स्थायित्व काल का मतलब ये होता है कि देखो क्या है, बालक 4 से 7 साल का है, अब वो पहली कक्षा में चला गया, तो वो क्या करेगा, जैसी गिनती है 1 2 3 4 ऐसी ऐसी रट लेगा। और क्या है, पहाड़े 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो इनका कोई लॉजिक नहीं है, वो डायरेक्ट क्या करेगा, रट लेगा इसको। और क्या करेगा साथियों, और वो जैसे कि ABCD है सब कुछ रट लेगा। तो इसलिए तो मैंने बोला वस्तु स्थायित्व काल। जैसे आपको उसने गाय को गाय बता दिया तो वो गाय बोलने लग जाएगा। यदि आप उस समय इस समय यदि आप वस्तु को गलत ज्ञान करवा दो, इसको आप क्या बोल दो, ये कि ये क्या है, ये मोबाइल है, इसको आप बोल दो मोबाइल, तो ध्यान रखना बालक मोबाइल समझने लगेगा इसको। तो अब समझ में आया ना, वस्तु स्थायित्व का काल हो गया ये। और क्या चीज है इसमें, और मैंने बताया ना अभी सारी चीजों क्या करता है, रट लेता है, तो इसलिए इसको रट्ठंत भी बोलते हैं। रट्ठंत अवस्था, रट्ठंत की अवस्था या रट्ठंत अवस्था। तो साथियों ये चीज समझ में आई नहीं आई आपको, आई होगी आराम से। इसका भी आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अगली अवस्था की बात करता हूँ आपके सामने। तो साथियों आप इसका सभी ने स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं अगली अवस्था आपके सामने पेश करने वाला हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली अवस्था आपके सामने पेश होने जा रही है साथियों, तो आप क्या करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों अगली अवस्था में बताता हूँ आपको। देखो मैंने अब तक क्या बताया, मैंने जीन पैचे की दूसरी अवस्था का नाम जो है वो नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियाता का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सीधा सीधा भी नहीं होता है, क्रिया का मतलब क्या होता है, कामकाज। तो फिर मैंने इसके बारे में बताया आपको पहली, इसको भी देखो अलग अलग लक्षण के आधार पर इसको 2 भाग में बांटा। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था का जो अवधि होती है ना, ये अवधि होती है 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक। इस अवस्था की विशेषता क्या क्या होती है, इस अवस्था में सजीव चिंतन पाया जाता है बालक में। और क्या होती है, प्रारंभिक वैचारिक काल की अवस्था होती है, और प्रबल जिज्ञासु काल होती है, प्रबल जिज्ञासा की अवस्था कह सकते हैं। फिर मैंने इसके बाद बताया अंत प्रज्ञ काल। इसकी अवधि जो होती है 4 से 7 वर्ष तक। इसमें अनुसरण करता है बालक, और वस्तु का स्थायित्व काल भी होता है। और इसमें क्या करता है, बालक वस्तु को रटने लगता है। अगली अवस्था जो आपके सामने अगली अवस्था आती है, देखो तीसरी अवस्था क्या होती है साथियों, ध्यान देना, ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये लिखा मैंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। साथियों अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि इसकी अवधि या इसका काल क्या होता है। तो इसकी अवधि जो होती है ना साथियों, इसकी अवधि होती है, इसकी ये लिखे मैंने देखो अवधि क्या होगी, इसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है ये होती है साथियों 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। और एक बार तो परीक्षा में सीधा
या तो फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड ऐसी कोई परीक्षा थी, उसमें सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया गया कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है 7 से 12, 7 से 15, 7 से 11, ऐसा प्रश्न था और ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। तो अब ध्यान देना, इसको पहले याद कर ही लोगे आप। अब इसमें क्या क्या होता है, देखो मूर्त, मूर्त का मतलब होता है साथियों, देखो आपने मंदिर में गए हो कभी और तो मूर्त तो देखी ना भगवान की, तो वही मूर्त है बस। जो हमें दिख रही है ना वस्तु वो क्या है, मूर्त, और जो हमें दिखे नहीं वो क्या है, अमूर्त, अमूर्त। तो साथ ये मार्कर आपको दिख रहा है क्या, तो ये क्या है, मूर्त है। मतलब कि जो आपको वस्तुएं दिखती है वो क्या है, मूर्त, और जो नहीं दिखती है वो अमूर्त। जैसे कि मैं बोल दूं आपको कि 3, बताओ संख्या 3, संख्या 3 आपको दिखाई दे रही क्या, मतलब संख्या देखो लिख नहीं रहा हूं मैं, ऐसे बोल रहा हूँ कि बताओ संख्या 3, तो संख्या 3 आपको दिखाई दे रही क्या, दिखाई नहीं दे रही होगी। तो ये क्या हो गई, अमूर्त हो गई। मैं आपको बोल दूं, चलो अभी कुछ जैसे आपको तो मतलब कल्पना की जाए ना, वो क्या होती है, वो जैसे अभी भगवान के बारे में बोलते हैं, देखो मूर्त तो भगवान के मंदिर में होती है, लेकिन हम भगवान के बारे में कल्पना करते हैं ना, तो साथियों जिस चीज की कल्पना की जाती है वो क्या होती है, अमूर्त, और जिसकी क्या होती है वास्तव में रूप होता है इस संसार में, उसको क्या बोलते हैं, मूर्त। तो अब ध्यान देना, मूर्त, मूर्त का मतलब समझ में आ गया। इस अवस्था में बालक क्या क्या करेगा, देखो इसमें वो क्या करेगा, छोटी मोटी, मतलब छोटी मोटी नहीं, अच्छी अच्छी गणना करने लग जाएगा, जवाब देने लग जाएगा, पलट कर जवाब दे देगा, और इसके विचार आने लगेंगे दिमाग में, बहुत अच्छे अच्छे विचार कि मैं कल को जिला कलेक्टर बन जाऊंगा, कल को मैं परसों तो ये बन जाऊंगा। देखो इतने अजीब अजीब विचार आते हैं ना। अब ध्यान देना, तो इसको क्या बोलेंगे, इस अवस्था में बालक के क्या आते हैं, विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं, विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं। और क्या करता है, वो पलट कर जवाब दे सकता है, ये लिखा हूं देखो, पलट कर क्या कर सकता है, जवाब दे सकता है, पलट कर जवाब दे सकता है, जवाब दे सकता है। और क्या कर सकता है, वो ध्यान रखना, वो इसमें तर्क वितर्क कर सकता है, तर्क कर सकता है, तर्क का मतलब सोच सकता है। तो अब साथी ध्यान, इसके आधार पर इस अवस्था से क्या प्रश्न आता है, पहला तो आता है, कई बार परीक्षा में आ चुका है ये प्रश्न, बहुत बार इंपोर्टेंट कर लेना, वैचारिक काल, वैचारिक काल। प्रश्न कैसे आता है, देखो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में वैचारिक काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो किस अवस्था को कहा जाता है वैचारिक काल, वैचारिक काल है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। बताओ याद हो जाएगा कि हो जाएगा ये। अब ध्यान देना, इसमें और अगला प्रश्न क्या आता है, इसी अवस्था में बालक क्या करता है, यानी देखो कितना 7 से 11 यानी 9 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष है ना, 9 वर्ष की आयु में बालक क्या करता है, 9 वर्ष की आयु में बालक में तार्किक क्षमता विकसित हो जाती है, तार्किक क्षमता क्या होती है, विकसित हो जाती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है साथ में, ठीक है ना। तो अब याद कैसे रखोगे, इसके देखो ट्रिक, ये कहीं बहुत सी बार हम भूल चुके हैं साथ में, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, देखो तार्किक, तो इसको लिए नोता याद रखना आपको, क्या नोता, साथियों नोता याद रखना, नोता नहीं आता कि आमंत्रित, इनवाइटेशन या इनविटेशन, तो नोता, नो से तो हो जाएगा क्या, नो, और ता से क्या हो जाएगा, तार्किक। तो ये चीज आपको याद रह जाएगी मेरे हिसाब से। देखो ये प्रश्न हम भूलते हैं कि प्रश्न कैसे आता है, देखो तार्किक क्षमता बालक में किस वर्ष विकसित हो जाती है, 8, 15, 20 या फिर 5। तो देखो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, फिर तो हम 8 भी लगा सकते हैं, देखो 8 में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 9 में हो, लेकिन आपको नौता याद रखना। 9 का मतलब क्या हो गया, 9 का मतलब हो गया संख्या 9 हो गई, उत्ता का मतलब हो गया तार्किक। तो ये ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको। और इस अवस्था में क्या होता है, बस इस अवस्था में यही प्रश्न इंपोर्टेंट है, अब तक जो हर बार प्रश्न आया ना यही आया है कि क्या वैचारिक काल की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। तो ये क्लियर है ना साथियों, ये क्लियर है। तो अब क्या है ना, चौथी अवस्था जो है, लास्ट आज की अवस्था आ चुकी है आपके सामने। ये अवस्था क्या होती है, देखो यहाँ पे क्या है, मूर्त संख्यात्मक अवस्था, यहाँ पे ए लगा दो उसके साथ में, अमूर्त, यहाँ पे लगा देखो मैं अमूर्त, या फिर इसी को अमूर्त को बोलते हैं औपचारिक, ठीक है ना साहब, तो औपचारिक ने अनौपचारिक। तो ये ऐसा अगर आप नाम याद रख लेना इसको क्या देखो, ये क्या आ गया, अमूर्त आ गया, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था लिख दी मैं, देखो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा इसका काल क्या होता है, तो इसका काल होता है साथियों 11 वर्ष से लेकर 11 से 15, 16 वर्ष तक। 11 से क्या होता है साथियों, 15, 16 वर्ष तक। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो 11 वर्ष से लेकर 15, 16 वर्ष तक। साथियों ये प्रश्न जो है ना, अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2019 में, देख लेना, नहीं आया क्या, उठा पेपर उठा के देख लेना, प्रश्न क्या था, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का की अवधि क्या होती है, और ऑप्शन ये था उसमें 11 से 15, 16 वर्ष तक की।
ठीक है ना, क्लियर हो गया। इस अवस्था की एक ही विशेषता, इसकी एक विशेषता क्या है, इसमें सभी परिपक्वता, सभी का मतलब संपूर्ण लिख दूं मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, संपूर्ण परिपक्वता, संपूर्ण परिपक्वता, बस ये प्रश्न हो जाएगा कि संपूर्ण परिपक्वता की अवधि है, संपूर्ण परिपक्वता अवधि है तो 11 से लेकर 15 वर्ष तक। साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक फैक्ट के रूप में मैं बता दूं आपको, जीन प्याजे के अनुसार, साथ में क्या बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ जीन प्याजे के अनुसार, जीन प्याजे जो है ना, जीन पियाजे के अनुसार हमारी बुद्धि का अधिकतम विकास जो है ना, बुद्धि का अधिकतम विकास, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो बुद्धि जो है ना, ये लिखा मैंने बुद्धि, यहाँ पे लिख दूंगा बुद्धि जो है ना, बुद्धि का अधिकतम विकास जो होता है ना, बुद्धि का अधिकतम विकास, अधिकतम विकास जो है ना, ये कब तक हो जाता है, 15-16 वर्ष की आयु तक हमारी बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। साथियों आप क्या करो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं अब आपको इस जीन प्याजे ने कुछ शब्दावली उपयोग की थी वो भी बता दूं आपको। तो साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तक मैंने आपको ये बताया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ना, इस अवस्था की अवधि होती है 7 से 11 वर्ष तक। विचार करता है बालक, पलटकर जवाब देता है, तर्क करने लग जाता है, इसलिए इसको वैचारिक काल भी कहते हैं। और ध्यान देना, 9 वर्ष की आयु में बालक क्या करता है, तार्किक क्षमता विकसित हो जाती है। इसकी ट्रिक मैंने बताई, नो का मतलब होगा संख्या 9 वर्ष है, और ता का मतलब होगा तार्किक। फिर मैंने बताया अमूर्त या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था जो होती है ना 11 से लेकर 15-16 वर्ष तक की होती है। फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है। और इसमें मैंने बताया कि संपूर्ण परिपक्वता होती है। संपूर्ण परिपक्वता का मतलब ये होता है कि बालक एक सभी परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। और ध्यान देना, जीन प्याजे के अनुसार हमारी बुद्धि का अधिकतम विकास या पूर्ण विकास का, अधिकतम नहीं, आप ये बोल दो कि जीन प्याजे के अनुसार हमारी बुद्धि जो है ना, बुद्धि का पूरा विकास या पूर्ण विकास जो है ना 15-16 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अब मैं कुछ शब्द बता रहा हूँ आपको, स्कीमा, ध्यान देना, डायरेक्ट प्रश्न में ऐसा प्रश्न आएगा कि स्कीमा शब्द का उपयोग मनोविज्ञान में किसने किया, बायोलॉजी का शब्द है, और मनोविज्ञान में किसने किया, तो जीन प्याजे ने किया था। स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया था, जीन प्याजे ने किया था। स्कीमा शब्द का मतलब क्या होता है, क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया। तो यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान लिख देना, आप क्या लिख रहा हूं मैं, देखो क्रिया है, क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया, क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया जो होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, स्कीमा। जैसे अब आप सोचेंगे, देखो प्रश्न कैसे आ सकता, प्रश्न ऐसे आ सकता कि एक व्यक्ति को भूख लग रही थी और उसने खाना खा लिया। तो साथ ध्यान देना, क्रिया कौन सी थी, भूख लग रही थी और उसने खाना खा लिया, तो क्या हो गया, उसका पेट भर गया, उसको भूख क्या हो गई, खत्म हो गई, मतलब भूख मिट गई। तो उसे क्या बोलेंगे, देखो क्रिया के समांतर क्रिया हुई, उसने भोजन किया और उसकी भूख मिट गई, तो क्रिया के समांतर क्या हुई, क्रिया हुई। दूसरा इसने एक शब्द किया था, आत्मीकरण, ध्यान देना, इसने दूसरा शब्द जो उपयोग किया था, वो दूसरा शब्द उसने ये किया था, दूसरा शब्द उसने, साथियों ध्यान देना क्या उपयोग में किया था, ये मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। दूसरा शब्द जो उसने उपयोग में किया था वो क्या था, आत्मीकरण। साथियों ध्यान देना, आत्मीकरण उपयोग किया था उसने, आत्मीकरण उपयोग किया था। आत्मीकरण का सीधा मीनिंग होता है साथियों, किसी कार्य को पूरी तरह सीख जाना, मतलब कि जैसे किसी कार्य को पूरी तरह सीख जाना, जैसे हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं साथियों, तो हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं ना, तो हम क्या करें, पहले तो हम पहले तो उसको ऐसे चलाना, सिंपल चलाना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे हम जैसे साइकिल को बैठ के चलाना सीख जाएंगे ना, तब हो जाएगा वो क्या, आत्मीकरण। तो मतलब पूरा कोई भी व्यवहार है, ये व्यवहार, ये लिख रहा, देखो मैं व्यवहार लिख रहा हूँ, व्यवहार को पूरा सीख जाना, व्यवहार को पूरा सीख जाना, व्यवहार को पूरा सीख जाना, ये क्या होता है, आत्मीकरण होता है। एक इसने शब्द दिया था तर्कणा। अब तर्कणा क्या होता है साथियों, तर्कणा का मतलब ये होता है कि क्या सही है क्या गलत है, सोच समझकर काम करना ही तर्कणा गलत है। तो इसने 3 शब्द दिए थे, पहला शब्द था स्कीमा, दूसरा शब्द था आत्मीकरण, तीसरा शब्द था तर्कणा। प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न ऐसा आएगा कि जीन प्याजे ने क्या सिद्धांत दिया था, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो निम्न में से कौन से शब्द का उपयोग नहीं किया था, तो एक तो देगा स्कीमा, दूसरा दे देगा आत्मीकरण, तीसरा देगा तर्कणा, तो जो चौथा शब्द होगा वो नहीं होगा। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी, यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका क्या हो, इस बार सबका रीट में सिलेक्शन हो जाइए। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।